नमस्कार। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस चैनल के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। इसमें मैंने लखनऊ जनपद के अंदर कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों, वहाँ के बच्चों और वहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात करके मैंने विद्यालय की यथावत स्थिति को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश करी है। और इसी दौरान मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के कुछ समस्याएं भी उन्होंने हमको बताई। और जैसा कि अभी आपने देखा, उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और इसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना चल करके कुछ जिम्मेवार लोगों से ये जो सवाल उठे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, इसका उनसे जवाब लिया जाए। तो आज मैं के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। तो आज मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। सर, पहले तो आपका मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम आपके सामने कुछ शिक्षकों और बच्चों की समस्याएं लेकर के आए हैं और हम आपसे जो भी सवाल करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, हमें पूरे जवाब आप देंगे। जी बिल्कुल। सर, पहले तो आप मुझे शिक्षा व्यवस्था के बारे में 2 शब्द बोलिए, फिर हम आपसे सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। देखिए, जब ये योगी सरकार अस्तित्व में आई थी और योगी जी ने और डिप्टी सीएम जब दिनेश शर्मा जी माध्यमिक शिक्षा का प्रभार मिला था, तो उन्होंने कहा था शिक्षा में हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। इसके पहले भ्रष्टाचार चरम पर था, नियुक्तियां नहीं हो रही थी, विद्यालयों में पद खाली थे, तो बहुत आशा बंधी थी कि शायद ये योगी सरकार कुछ करेगी। लेकिन ये सरकार 4.5 साल से ऊपर का समय हो गया, अब इसका चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सफलता उनको नहीं मिली है। आज भी वही स्थिति है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अच्छे अधिकारी हैं वो फील्ड पर नहीं हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आज भी मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ जो विद्यालय में पद की समस्या थी कि अगर गुणवत्तापरक शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे विद्यालय में, तो गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे मिलेगी? वो नहीं मिल पा रही, भर्ती नहीं कर पाए। किसी न किसी विवाद में 4.5 साल का समय हो गया, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाई। आज भी गणित का विषय कला का अध्यापक पढ़ाने के लिए मजबूर है। अब कला का अध्यापक अगर गणित पढ़ाएगा तो क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। तो खाना पूर्ति हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई अतिरिक्त सहायता सरकार नहीं दे रही है, देना चाहिए। विद्यालयों में साइंस एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके लिए 5 रुपये प्रति छात्र 60 रुपये महीने साल में लिया जाता है। लेकिन क्या इतने से 3 विषय के प्रयोगात्मक कार्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सरकार को अलग से अनुदान देना चाहिए, विद्यालयों के लिए देना चाहिए, प्रयोगशालाओं के लिए देना चाहिए, विद्यालय में कम से कम टॉयलेट की समुचित व्यवस्था ये करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे विद्यालय हैं एडेड सहायता प्राप्त, उनमें कोई अतिरिक्त धनराशि कोई मिलती नहीं है। अब पहले वाले जो प्रबंधन थे, प्रबंधक थे, वो लोकोपकार के लिए विद्यालय चलाते थे। अब व्यवसायिक उनका उपयोग करते हैं तो स्वयं पैसा नहीं लगाते हैं, वो चाहते हैं विद्यालय से कहीं ना कहीं धनोपार्जन करें। तो इसलिए सरकार मेरे हिसाब से शिक्षा के मामले में जैसा वायदा किया था सरकार बनने के बाद, वो पूरा नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से पूरी तरह से फेल रही है। सर, जैसा आपने हमें बताया और मैंने भी विद्यालयों में जा करके देखा, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी हर विद्यालयों में दिखी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बहुत जर्जर हालत में रहा है। उसी से जुड़ा एक मैं सवाल आपसे करता हूँ। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा में अभी शिक्षकों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? पहला चीज़ तो उनके निदान के लिए संगठन किस प्रकार की योजना बना रहे हैं? देखिए, शिक्षकों के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, या शिक्षा के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे विद्यालयों में जो मूलभूत वहाँ आवश्यकताएं हैं वहाँ पर विद्यालय की, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। विद्यालय में संसाधन नहीं है, और संसाधन न होने की वजह से, चाहे वो फर्नीचर की बात हो, यहाँ तक कि चाक डस्टर की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा है, और ये कहा गया था जब निःशुल्क शिक्षा की गई थी कि इसका कंपनसेशन देंगे, जो भी शुल्क लिया जाता है। सरकार ने निःशुल्क कर दिया, लेकिन आज तक कई वर्ष हो गए
ये अखिलेश सरकार में लागू हुआ था पिछली, लेकिन आज तक उसका कंपनसेशन नहीं हुआ। कहाँ से ये चलेगा? जो टॉयलेट्स हैं ज़रूरी हैं, होने चाहिए, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, लेकिन विद्यालयों में टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री जी टॉयलेट्स के लिए एक बड़ी योजना पूरे देश भर के लिए लागू करें, लेकिन ये विद्यालयों में ये पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। साथ बिजली की व्यवस्था नहीं है, और बिजली का बिल इतना आता है, सरकार को चाहिए हर विद्यालय में कम से कम बिजली का बिल तो फ्री कर दे, फ्री बिजली उपलब्ध कराए। लेकिन विद्यालयों में बहुत से होता पैसा इधर उधर इकट्ठा करके अगर बिजली चल रही है तो अक्सर कट जाती है। बिना बिजली के विद्यालय कैसे चलेंगे? शिक्षक नहीं है, शिक्षकों के लिए बराबर कहा गया, हमारे माननीय अध्यक्ष स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी बराबर वो विधान परिषद में थे, उनको उठाते थे, शिक्षकों के लिए बराबर आंकड़े देते थे। सरकार पहले मानती नहीं थी, बाद में उन्होंने माना, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही। तो भर्ती जो होती है वो विवादित हो जाती है, कहीं नकल में पकड़ा गया, कहीं बीच में कोई चीज़ हो गई तो वो कहीं माननीय न्यायालय में चला गया। जब अगर पारदर्शी तरीके से भर्तियां नहीं होंगी तो स्वाभाविक है माननीय न्यायालय में विवादित हो जाती हैं। तो और अभी जा कर के वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उन्होंने 15,000 शिक्षकों की भर्तियां की हैं, रिजल्ट निकाला है। चयन बोर्ड में अब 2013 और 2011 के जो नियुक्तियां थी प्रधानाचार्य विज्ञापन निकले थे, वो विज्ञापन अब उनकी भर्तियां हो रही हैं। तो जो शिक्षा को प्राथमिकता पे नहीं रखा गया है, जबकि होना ये चाहिए कि शिक्षा को प्राथमिकता पे रखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये भी स्थितियाँ हैं कि जो शिक्षा माफिया सक्रिय हैं, वो विद्यालयों की अरबों रुपए करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और शासन की नाक के नीचे। राजधानी लखनऊ का उदाहरण है, लखनऊ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, लखनऊ सेंटिनल इंटर कॉलेज। यहाँ पर शिक्षा माफियाओं ने डिप्टी रजिस्ट्रार की मिली भगत से फर्जी अभिलेखों के आधार पर वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया। संगठन उसके विरोध में लगा है, संगठन द्वारा डिप्टी सीएम से मुलाकात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे गए, जो यहाँ हमारे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी हैं, हम उनसे मिले, दे करके दिया आदेश, सब जगह कर दिए गए, कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक नहीं हो पा रही है। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के संदर्भ में एक जॉइंट डायरेक्टर की समिति बना दी। जानते अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मामला, जॉइंट डायरेक्टर 3 दिन का आदेश था कि आप जांच, जो कमेटी थी 3 सदस्यीय, उसमें उप शिक्षा निदेशक रीता सिंह जी जो से जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक 3 लोगों की समिति थी, वो जाँच करते करते 3 महीने से अधिक समय हो गया, सुनवाई हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। स्वाभाविक है, जब करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का मामला होता है तो नीचे से लेकर के ऊपर भ्रष्टाचार, यही तो भ्रष्टाचार है कि वो आदेश तक नहीं जारी हो रहा। वहाँ पर माफिया लोग अंदर हैं जिन्होंने प्रिंसिपल टीचर्स को मारा है, पीटा है, उसकी FIR दर्ज है, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये शिक्षा कैसे चलेगी? जो समस्याएं हैं विद्यालयों की वो हल नहीं हो पा रही। ये जो शिक्षा माफिया है वो यहाँ पर सक्रिय हैं। राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज, वहाँ करोड़ अरबों रुपए की ज़मीन है, उसको माफिया जो वहाँ का से प्रबंधक है उसने लीज किया है, उसने इसको बेचने की कार्रवाई की है, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने दिया, क्योंकि विद्यालय की संपत्ति को बिना शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति के किसी को हस्तांतरित या लीज या कुछ नहीं किया जा सकता। किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, भले ही कहते रहिए आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन नहीं है ऐसा। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है, अभी तक जो जितने भी मैंने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जा करके देखे हैं, लगभग भवनों की स्थिति सभी की जर्जर दिखने को मिली है, और वहाँ की जो प्रयोगशालाएं वगैरह हैं उनमें जो प्रयोगशाला में जो संसाधन होने चाहिए उपयुक्त, वो तक मुझे देखने को नहीं मिले। इस पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक सरकार ने शुरुआत की थी और बड़ी उम्मीद थी कि शायद हमारे सहायता प्राप्त विद्यालय भी इससे कवर होंगे, आच्छादित होंगे, सूचनाएं भी मांगी गई थी। लेकिन वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसमें 50 लाख रुपए प्रति विद्यालय को दिए जाने की व्यवस्था थी, केवल राजकीय विद्यालयों तक सीमित रह गया। और उसका कारण भी है राजकीय कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो राजकीय में तो हो सकता है, एडेड में तो नहीं होगा, एडेड में उनकी उतनी नहीं चल पाएगी, वो प्राइवेट मैनेजमेंट के विद्यालय होते हैं। तो वहाँ पर ये संसाधन के लिए व्यवस्था है केंद्र सरकार की तरफ से। इस तरह केंद्रीय योजना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत पैसा आता है, लेकिन वो पैसा हमारे विद्यालयों जहाँ जर्जर स्थिति है, जहाँ पर कोई आय के साधन नहीं है, विद्यालय में चौक डस्टर की व्यवस्था कर पाना बहुत कठिन है, वहाँ फर्नीचर, बिजली, टॉयलेट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं, प्रयोगशालाएँ पुरानी
हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हैं नहीं जो नए नए आते हैं, इनकी व्यवस्था नहीं है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हम लोगों का सजेशन था कि एक विद्यालय को 50 लाख दिए जाने हैं, आप 5-5 लाख करके दे दीजिए। तो कुछ हमारे एडेड विद्यालयों में भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कुछ धनराशि दी जानी चाहिए, सूचनाएं मांग ली जाती, लेकिन अभी सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षा का बजट हमारी मांग रही, हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी बराबर सदन में उठाते थे विधान परिषद में कि 10% बजट का हिस्सा शिक्षा पर लगाया जाए। आज दिल्ली सरकार ने 26% वहाँ बजट प्राविधान है शिक्षा के ऊपर, और इसलिए वहाँ पर बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गया। उत्तर प्रदेश में 3% लगभग शिक्षा के बजट पर खर्च होता है। इसीलिए जो स्थितियां हैं कि विद्यालयों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्यालयों जहां पठन पाठन सरकार की जिम्मेदारी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, 14 वर्ष के बच्चों तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था चूर चूर हो रही है, कोई उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा। और इसलिए भी कि जो बच्चे, अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे यहाँ 80% बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, गरीब घरों के हैं, जिनके पास ना तो मोबाइल है ना नेट की सुविधा है। अगर किसी के पास मोबाइल भी है तो नेट वो पहले अपना पेट भरेगा कि पहले वो मजदूरी करता है कि वो नेट कहाँ से लेकर के आएगा। सरकार ने मनमानी इस तरह बना दिए हैं, तो शिक्षा इस समय सारी व्यवस्था चरमरा गई है। अब वो लैपटॉप या मोबाइल बांटने की बात कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है, चुनाव के प्रयोग हैं, लेकिन वो नेट नहीं होगा तो कहाँ से होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना गैस वाली गांव में उन्होंने बांटे थे मुफ्त सिलेंडर, लेकिन आज वो गैस नहीं भरवा पा रहे, वो रखे हुए हैं वहाँ पर, लकड़ी से ही खाना बन रहा। तो आज सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देनी है और ऑनलाइन देनी है जो कोरोना की स्थिति या अदरवाइज, तो कम से कम संसाधन तो उसके उपलब्ध कराने चाहिए। नेट की सुविधा हो, वहाँ मोबाइल हो, या और भी जो स्तर से हो सकते उसको उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। अन्यथा जो परिवार संपन्न है वही, उन्हीं के बच्चे शिक्षा पाएंगे, और जो हमारे मजदूर हैं, खेतिहर किसान हैं, इनके बच्चे तो फिर वैसे वंचित रह जाएंगे। भले ही रिजल्ट उनको कर दें कि सबको आप पास करने का एक जरिया बना दिया पिछले साल की तरह, इस साल भी वही स्थिति लग रही कि सब बच्चे पास हो जाएंगे, और इस तरह से उनमें जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान का विकास नहीं होगा, तो आगे वो क्या करेंगे। अब ये तो स्थिति बड़ी ही, इसको हम खराब ही मानते हैं। सर, जैसा कि अभी तक मैंने देखा है विधान परिषद में आपकी ताकत कम हो गई है। एक समय था कि 9 विधायक आपके संगठन के होते थे, वर्तमान में 2 बचे हैं केवल। ऐसी स्थिति में आप शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए क्या तरीका अपना रहे हैं? देखिए, इस बार सरकार ने सुनियोजित तरीके से, चूँकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, हमें शिक्षक नहीं हराता, लेकिन जो वहाँ बाबू चपरासी और ये सब वोटर बना दिए जाते हैं सरकार की सह पर, इसलिए वहाँ पर प्रतिनिधित्व घटा है। संगठन के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी, इतना बड़ा उनका चेहरा था, और वो भी चुनाव में उनको हराया गया, हारे नहीं, फर्जी वोटर बनाए गए। सरकार पूरी थी, यहाँ पर उन्होंने विधान परिषद में एक धरना किया था, उसके धारा 21 है जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की थी, उसके जो धरना प्रदर्शन किया विपक्षी वहाँ के विधान परिषद में जो नेता थे वो भी शामिल हुए, और इसलिए सरकार नाराज हुई। इसने तय किया था कि यहाँ पर चुनाव में नहीं जीतने देंगे, और सरकार चाह जाए, ये सरकार जो ये सीटें थी शिक्षकों की, इसमें प्रतिनिधित्व शिक्षकों का होना चाहिए, जो स्नातक वाले उसमें स्नातकों का होना चाहिए। इसमें सरकार आज तक कभी भी राजनीतिक रूप से दखल नहीं हुआ। पहली बार सरकार ने इतिहास में पहली बार उन्होंने एक इस तरह का एक मोर्चा बना करके कि हम सभी सीटें जीतेंगे, जीतने का प्रयास किया, और जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया। क्योंकि हमारी तरफ से, संगठन की तरफ से माननीय शर्मा जी और जो विधायक गण थे वो समस्याएं उठाते थे विधान परिषद में, वो न उठाने पाए इसलिए, और जो भी शिक्षकों के वोट से चुन करके गए हैं उनकी आवाज़ नहीं निकलती सरकार के सामने, शिक्षकों के मुद्दे वो नहीं उठाते। लेकिन शर्मा जी ने चुनाव में
जब हारे थे, आज उनकी 1 वर्ष पूरा हो गया। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा उनकी की है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, उन्हें याद किया गया है। और उन्होंने कहा था कि अगर हम वहाँ विधान परिषद में नहीं होंगे तो हमें कोई नहीं, हम सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। और शिक्षक अगर वहाँ विधान परिषद में हमारे 2 प्रतिनिधि हैं तो कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो वो प्रकरण उठाएंगे ही। आवाज़ भले उनकी वहाँ उतनी तरह से जोरदार तरीके से न उठ पाए जैसे 9 लोगों की होती थी, लेकिन सड़क पे आवाज़ उठाने का अधिकार तो नहीं छीना गया। हम सड़क पर संघर्ष करना जानते हैं और उसके वो हम बराबर कर रहे हैं। क्या कारण है कि शर्मा गुट से नए शिक्षकों का मोह भंग हो रहा है? धरना प्रदर्शनों में भी उनकी संख्या कम हो रही है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शर्मा गुट से मोह नहीं भंग हो रहा है। आज भी हमारे लगभग 50,000 के सदस्य हैं हमारे संगठन के, और ये एक बड़ी संख्या है, जबकि शिक्षक ही संभवतः 60,000 से अधिक नहीं कार्यरत होंगे। तो एक बड़ी संख्या में आज भी सदस्य हमारे हैं। लेकिन अब जो शिक्षक हमारे हैं वो सेवानिवृत्त हो गए, उनकी जगह भर्ती नहीं हो रही, तो सहायता प्राप्त शिक्षक तो अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। जो वित्तविहीन या सेल्फ फाइनेंस या पीटीए के शिक्षक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इसलिए हमारी संख्या नहीं हो। जहाँ तक धरना प्रदर्शन में उपस्थित न होने की बात है, देखिए कुछ तो परिवर्तन है कि ये मन बनाया है कि अपने जो विद्यालय हैं उनमें पठन पाठन भी संचालित हो। तो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मोह भंग हो रहा। अभी रैली हुई थी इको गार्डन में, लाखों लाख शिक्षक उसमें सम्मिलित हुआ था, शिक्षक कर्मचारी। शिक्षकों की संख्या ज़्यादा थी। हम कोई भी कार्य करते हैं, ज़रूरत होती है तो हम अगर आह्वान करते हैं, तो इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा 2 वर्षों से, तो हम खुद ही शिक्षकों की संख्या कम ही इन्वॉल्व करते हैं। धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रख करके करते हैं। लेकिन जब हुंकार भरी जाती है, जब आवाज़ दी जाती है, तो एक भारी संख्या में शिक्षक उपस्थित होते हैं और उसका दबाव बनता है। और सरकार जरूर तो झुकती भी है, या हमारे अधिकारी जहाँ पर हम जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पे, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हैं तो दबाव बनता है, और हमारे कार्य हमारे अधिकारी करते हैं, उसी दबाव में करते हैं। शिक्षक जो है वो गुटों में बढ़ चुका है। आपकी तरफ से सभी शिक्षकों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो कहना है कि सब शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि संगठन, हमारे माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, ये उनके नाम से संगठन जाना जाता। आज भी मुख्य संगठन वही है। लेकिन अगर कोई पदों के लिए लालायित है, पद चाहता है, तो सभी को पद तो नहीं मिलता। एक व्यवस्था होती है, सभी अध्यक्ष नहीं हो सकते, महामंत्री नहीं हो सकते, सभी विधान परिषद सदस्य नहीं हो सकते। तो जिनको कोई पद नहीं मिलता है वो अलग हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है। मेरी तो अपेक्षा है, मैंने तो कहा भी कि भाई सबको एक साथ होना चाहिए, कम से कम एक साथ न मिलें तो अगर कोई कार्यक्रम संघर्ष का जारी हो तो एक साथ हो। अगर एक दिवस को कहीं पर प्रदेश व्यापी, अब हमने देखा कि यहाँ हम लोगों ने विधान भवन पे धरना प्रदर्शन किया था, इसके पहले 2 वर्ष के पहले की बात है, तो वहाँ पर हम अगर 16 तारीख को कार्यक्रम लगा रहे तो दूसरे संगठन या तो 14 को लगाएंगे या 18 को लगाएंगे। चाहिए कि वो उसी तिथि को अगर सब जगह कार्यक्रम हो तो सब एकजुटता एक प्रदर्शित होगी। कम से कम एक साथ न जुड़े, अगर नहीं जुड़ना है कि पद तो एक ही होगा, अध्यक्ष तो एक ही होगा। सामूहिक रूप से संघर्ष करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हमारे शिक्षकों के लिए है। लेकिन जो संगठन है, मुख्य रूप से हमारा संगठन है, वो यथावत अपना कार्य कर रहा है, करता रहेगा। बहुत से लोग बाहर जाते हैं, वो फिर आते हैं, फिर जुड़ते हैं, वो जुड़ेंगे। विश्वास है कि सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार को शिक्षकों एवं शिक्षा के उत्थान के लिए किए गए कार्यों में आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 2% से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं उन्होंने पूरी नहीं की। शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया जो हम चाहते थे, न शिक्षा के लिए क्या, न शिक्षकों के लिए, न छात्रों के लिए। हमारी मांग थी, हमारे संगठन के अध्यक्ष स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने मांग की थी सरकार से कि आप ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, कोरोना संक्रमण है, कम से कम उनको मोबाइल और लैपटॉप या जो भी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराइए, नेट की सुविधा दीजिए। नहीं दिया गया। अब चुनाव जब करीब आ गया तो वो बांटे जा रहे हैं, लेकिन कितने बांटे जा रहे हैं, कैसे होंगे? व्यवस्था करनी चाहिए थी। शिक्षकों की भर्तियां नहीं की गई, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी गई, भ्रष्टाचार जो बना हुआ है वो समाप्त नहीं हुआ। शिक्षा माफिया राजधानी लखनऊ में ही
यहाँ ये शिक्षण संस्थानों को कब्जा कर रहे हैं। ज़मीनें राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज की तरह बेची जा रही हैं, उनको लीज पे दिया जा रहा। सरकार की नाक के नीचे सब हो रहा, कहने पर भी कार्य नहीं हो रहा। तो हम तो 2% ही अगर दे रहे हैं तो बहुत है, क्योंकि कुछ कार्य इनके हो सकते हैं शिक्षा के लिए किए गए वो अच्छे, लेकिन ज़्यादातर अच्छे नहीं हैं। सर, राष्ट्रीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अभी तक जितने भी मैंने जो बहुत ज़्यादा विद्यालय में निरीक्षण नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी मैंने करे हैं, जैसा कि अभी आपने ऑनलाइन पढ़ाई का मुद्दा उठाया, तो हमारे चैनल का सबसे बड़ा प्रयास ही यही रहा है कि ज़्यादातर हमने ऑनलाइन शिक्षा के बारे में लोगों से, बच्चों से भी सुझाव मांगे हैं, शिक्षकों से भी मांगे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता ऑनलाइन में बढ़ाई जा सके। तो उसमें कई, जैसे आपने बताया कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, और ग्रामीणांचल क्षेत्रों के बच्चों के पास तो वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो अपनी फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं। उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं एक प्रदेश के, आप प्रदेशी प्रवक्ता हैं, आपसे मैं उसके पूछूं तो उसके लिए शिक्षक संगठन क्या प्रयास करना चाहेंगे ताकि ऐसे बच्चों की जो स्थिति बहुत खराब है उन तक मोबाइल वगैरह या इंटरनेट जैसी सुविधाएं अपने माध्यम से पहुंचाई जाए? देखिए, अपने माध्यम से तो ये संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या सरकार कर सकती है और सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार चुनाव के समय अगर बांटने के लिए पैसा उनके पास आ सकता तो इनके लिए आना चाहिए और होना चाहिए। प्राथमिकता नहीं है। करोड़ों रुपए का ये विज्ञापन हो रहा है, ये विज्ञापन अपने लिए कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब शिक्षकों की ड्यूटी रैली में लगाई जा रही है कि वहाँ टीचर, वहाँ की जनता को लेकर के वो उनकी रैली में प्रतिभाग कराएं। लिखित आदेश जारी किए जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। शिक्षकों से शिक्षण का ही कार्य लेना चाहिए। जो समस्या है अगर इस सरकार की, एक देखिए पुरानी पेंशन बहाल करने की एक बहुत बड़ी मांग थी, सरकार को नंबर किस तरह से दिए जाएं। पुरानी पेंशन बहाल करने की 2014 में यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे थे राजनाथ सिंह जी, आज गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन लागू कीजिए। आज तो उन्हीं करना है, आज वो सत्ता में आ गए, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बन गए, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई। और स्थिति यह है कि 70,000 80,000 वेतन पाने वाला शिक्षक जो सेवानिवृत्त होता है नवीन पेंशन योजना में, तो उसको वेतन मात्र 1000 1100 1200 पेंशन मिलती है। कैसे जीवन यापन होगा, कैसे क्या होगा? तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, पूरी तरह से एक तरह से नकारा कह सकते हैं। सबसे बड़ी कोरोना संक्रमण काल में जो खराब स्थिति थी वो वित्तविहीन विद्यालयों की और शिक्षकों की। हमारे संगठन के अध्यक्ष स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने बराबर सरकार से मांग की थी कि विशेष पैकेज दीजिए इन विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यालयों के लिए, क्योंकि जो प्रबंधक है विद्यालय संचालित करता है, वहाँ के खर्चे हैं, बिजली का बिल है, कम से कम कोई आया होगी, नौकर होगा, चपरासी कुछ होगा, तो अगर फीस नहीं आ रही, फीस आप कह रहे हैं कि न बढ़ाइए न लीजिए, तो उनको एक पैकेज दीजिए जिससे उनका तो भरण, विद्यालय तो संचालन विधिवत हो सके। दूसरा जो शिक्षक है, इसके लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी के साथ माननीय शर्मा जी हमारे अध्यक्ष जी की वार्ता हुई थी 9 मार्च 2019 को। कहा था 15,000 रुपये मान दे देंगे और बाद में पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा या दूसरी मांगों को बाद में लागू करेंगे। लेकिन चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के पहले की बात थी कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा विधानमंडल के पहले सत्र में इसको पास करेंगे। आज तक 15,000 क्या, जो अखिलेश यादव जी के समय में 200 करोड़ का प्राविधान किया गया था, 1000 ही रुपये टीचर को मिला था, 800 रुपये मिला था, वो भी समाप्त कर दिया गया। तो शिक्षकों के जो सबसे बड़ी चीज़ है, 80% लगभग जो शिक्षा है, शिक्षा का भार वित्तविहीन विद्यालयों पर है, और उन वित्तविहीन विद्यालयों, उनको शिक्षकों की घोर उपेक्षा की जा रही है। वो शिक्षक जो नौकरी जिनको नहीं, बेचारे बहुत से विद्यालय हैं जहाँ पर फीस नहीं आ रही, इनकम साधन नहीं है, तो शिक्षकों को नौकरी में नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे विद्यालय अगर कहीं समाचार पत्र में छपता है कि आप ये अमुक विद्यालय का अमुक शिक्षक सब्जी बेच रहा या साइकिल का पंचर जोड़ा, बड़ा कष्ट होता है कि ये स्थितियाँ पेट भरण, अपने भरण पोषण के लिए, क्योंकि शिक्षक जब बन जाता है तो उसके प्रति एक नज़रिया दूसरा हो जाता है। ऐसे कार्यों में जब संलिप्त होता है तो बहुत कष्ट होता है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, कम से कम वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को जो उनका कमिटमेंट था वो लागू करना चाहिए।
और उसको उनको कम से कम व्यवस्था देखनी चाहिए। जो विद्यालय हैं, विद्यालयों के पास संसाधन जहाँ नहीं है, जो विद्यालय जहाँ आय के स्रोत नहीं हैं, उन विद्यालयों को भी उनकी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। अगर फीस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं आ पा रही है, तो कम से कम उतना पैकेज घोषित करते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे जो विद्यालय वित्तविहीन या सेल्फ फाइनेंस विद्यालय और उनके शिक्षक, उनका भरण पोषण हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषणा हो चुकी है और आप एक शिक्षक संगठन के एक नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सभी राजनीतिक दलों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के आप अपनी व्यक्तिगत उनको क्या मैसेज इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही देना चाहेंगे कि अगर उनको वोट लेना है तो जो भी हमने चीज़ें कमियां गिनाई हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन की बहाली करनी चाहिए, घोषणा करनी चाहिए, और स्टेट का विषय है, लागू किया जा सकता है। जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, उनके शिक्षक हैं, उनके भरण पोषण का इंतजाम करना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए। जो और बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारे शिक्षकों की, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है, ना हमको खांसी जुकाम बुखार के लिए कोई मदद न करिए, वेतन मिलता है। लेकिन किसी का कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की कोई बीमारी है जो गंभीर है, उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जानी चाहिए। शिक्षकों को नहीं दी जाएगी, कर्मचारियों को 5 लाख तक की सुविधा दे दी गई है, तो शिक्षकों को भी साझा मांग थी, दी जानी चाहिए। जो विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करना चाहिए। जो शिक्षकों की कमी है, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, पूर्णकालिक गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षकों की भर्ती अनिवार्य और अपरिहार्य है, उसको किया जाना चाहिए। वो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रयोगशालाएँ हैं, विद्यालय की बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी रख रखाव की स्थिति है, टॉयलेट्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं, उनकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए। जो और हमारी मांगे, जो भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग फैला हुआ, किसी कार्य के लिए संगठन को भिड़ना पड़ता है, खुल करके अधिकारी घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं, अंकुश लगाया जाना चाहिए। जो समयबद्ध सिटीजन चार्टर लागू करके प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना चाहिए। जो शिक्षा माफिया डिप्टी रजिस्ट्रार या दूसरे से मिली भगत करके कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर विद्यालयों पर कब्जा करने की, लखनऊ इंटर कॉलेज में कब्जा करने का प्रयास किया गया था, संगठन ने संघर्ष किया था और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने उसमें मदद की थी, और वहाँ आज कंट्रोलर है, अन्यथा करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो विद्यालय चला गया होता, टूट गया होता। लेकिन जो दूसरे विद्यालय हैं, अभी वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक व्यवस्था होनी चाहिए कि बिल्डिंग जो अरबों रुपए की संपत्ति, इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई कार्य करता है तो सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, अपने विद्यालय खुद चलाए उस प्रबंध तंत्र को, या वहाँ इस तरह की संस्था को हटा दे, तो कार्यवाही करनी चाहिए। यही हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार से। अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो जो ऐसा चाहेगी अपने घोषणा पत्र में लेगी, तो निश्चित रूप से उसको शिक्षकों का समर्थन जरूर मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया अपना। हम आपका इस चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आरपी मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ प्रयागराज के प्रदेश मंत्री एवं प्रवक्ता हैं। तो सर ने हमने इतना समय दिया, हम आपका इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। तो इसी क्रम में हम आपसे आगे मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।